What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग फोकस कीजिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर एक बार लगाकर देखिए और इसी के साथ में उसका सिलेबस उठाकर देखिए। पुराने क्वेश्चन पेपर जब आप लोग लगाकर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आप लोगों को उसमें से कुछ पता होंगी। तो जब भी आप लोगों को कहीं पर टेस्ट करने के लिए रखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप लोगों को हमेशा आप लोगों की कमजोरी दिखाने के लिए यहां पर रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है उसको भी आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं। कोई काम आप लोगों ने करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आप लोगों को लग रहा था यार ये काम तो मेरे से हो नहीं पाएगा, पर पता चला सोचते सोचते देखते ही देखते आप लोगों ने वो सारे काम कर डाले। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के अंदर भी ये शक्ति है। जैसे ऐसे नहीं था कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते थे तो उनको याद दिलाया जाता था। तो हर एक इंसान के अंदर एक हनुमान है। अगर आप लोग चाहें अपने अंदर जो अपने अंदर की शक्तियां हैं अपने आप को टेस्ट कर कर, अपने आप को चैलेंज कर कर, अपने आप के सामने जो प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन निकाल कर आप लोग अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको बाहर निकाल कर लेकर आ सकते हैं। पर लेकिन हर एक इंसान में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब जब उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है तब तब वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। वो ये सोचता है कि छोड़ो यार क्या करना है इस सब चीज का। तो इसके चलते वो कभी भी अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को नहीं जान पाता है। तो अगर आप लोग कभी कहीं ऐसा मौका मिलता है कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ जाननी है तो उससे पीछे मत हटिए, वो आप लोग का एक नया वर्जन निकाल के लेकर आएगी। जैसे नहीं आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, तो वो वाला वर्जन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने से कभी भी पीछे मत हटिए। आज है सैटरडे और ये इस साल का आखिरी सैटरडे है। तो देखते ही पूरा साल जो है खत्म हो गया। कुछ तो कोरोना वायरस पी गया और कुछ दुनियादारी की जो हरकतें चलती रही उनमें निकल गया। अब आने वाला साल आप लोग कैसा चाहते हैं उसको आप लोग डिसाइड करके चलिए, ताकि शानदार तरीके से एक अच्छे माहौल के साथ में, एक अच्छे माइंड सेट के साथ में एक नए साल में आप लोग एंट्री कर सकें। और इसी के साथ में कोशिश करना कि ये साल जो है ये आप लोग एक सिलेक्शन देकर जाए, जिससे कि आप लोग की जो लाइफ है ये डे बाय डे की जो झिकझिक पिक है इससे बाहर निकले और एक सही डायरेक्शन में आप लोग अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सकें। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कोशिश क्या करें कि संडे और सैटरडे जो है उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फोकस किया कीजिए, ताकि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो एग्जाम में आप लोग यूटिलाइज कर सकें। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनको बता दूं, डेली 2 लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये मॉर्निंग में लेक्चर आता है नैनो मैगजीन, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं और ये आप लोगों का न्यूज़पेपर डिस्कशन होता है। तो इनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आइए पहले एक बार नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को आज का निबंध भी दूंगा। जो ऐसे है हर सैटरडे में आप लोगों को निबंध देखने को मिलता है, उसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल आप लोगों को फील कराएगा अगर वीक में एक ऐसे आप लोग लिख लेते हैं और कम से कम एक एथिक्स के रिलेटेड जो आप लोग की जो एक एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें आप लोगों को एथिक्स के पेपर में भी कंफर्टेबल फील करें। देखिए 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों की नैया पार करा के ले जाएंगी। एक हो गया यहां पर ऐसे, दूसरा हो गया ऑप्शनल और तीसरा हो गया एथिक्स। अगर ये चीज आप लोगों ने प्रॉपर वे में कंप्लीट कर रखी है तो आप लोग अच्छे से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल भी इग्नोर आप लोग को नहीं करनी है। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल ये बात की जा रही है 356 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 356। अब यहां आंध्र प्रदेश में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो रस्साकसी देखने को मिल रही है जुडिशरी के बीच में और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। और हमारे संविधान के निर्माता आर्टिकल 356 के बारे में क्या सोचते थे, तो ये भी आप लोग यहां पर जानने को मिलेगा। डीटीएच के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, इसके बारे में क्या क्या अभी रिसेंटली चीजें न्यूज में है, तो इसके बारे में एक पूरा एनालिसिस हम लोग यहां पर करेंगे। तो इंटरेस्टिंग एक तरीके से आर्टिकल बोल सकते हैं, इसको भी देखेंगे, इसके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली जो ब्रेक्जिट का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ब्रेक्जिट का मतलब होता है, इसको 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। तो ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन और एग्जिट, एक तरीके से एग्जिट वर्ड यूज किया जाए। तो इसके बारे में टोटल जानेंगे क्या क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। अभी कर्नाटक के अंदर एप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली, जिसके ज्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम निकल कर आई। तो हमारी कंट्री में जो लेबर लॉज हैं उनको ढंग से यूज नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसके चलते ये साइड वाला जो आर्टिकल है एबीसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्री थी, पूरी फैक्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला और काफी लार्ज स्केल पर तोड़फोड़ यहां पर की गई। आखिर ऐसा क्या रीजन बना और इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी कंट्री के ऊपर, तो जानेंगे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में। और ये कर्नाटक के अंदर चीजें देखने को मिली, मुश्किल से रोका गया लोगों को, पर लेकिन रुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो सब कुछ तोड़फोड़ डाला यहां पर। तो क्या कंडीशन है, आखिर क्या सिचुएशन है और इससे हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, किस तरीके से इसको इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा दिखा गया, कैसे इसको
चाइना देख रहे हैं, और हमारी कंट्री में कहां पर ऐसी दिक्कत रह गई कि ये इस तरीके की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो काफी कुछ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, पर इससे पहले आप लोगों के सामने है आज का निबंध जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। ये निबंध है जो कि आप लोगों को 1000 से लेकर 1200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। इससे आप लोगों को एक नया आयाम जानने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि इसको लिखने से पहले एक बार जो मैंने आप लोगों की वीडियो बना रखी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इसके चलते आप लोग इस निबंध को और अच्छे से लिख पाएंगे। तो वो वीडियो आप लोग देखते हैं। जिसने देख रखी है, जिसको सारी चीजें याद है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन जिसने नहीं देख रखी है वो इसको जरूर एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। बोला जा रहा है कि एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है विद डाइवर्स चैलेंज, यानी कि बहुत सारी इसमें प्रगतिशील आप लोगों को चुनौतियां देखने को, विविध चुनौतियां देखने को मिलेगी। एक प्रगतिशील नीति है, पर लेकिन चुनौतियों के साथ में ये आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आती है। तो प्रॉपर वे में आप लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में अब फिलहाल कौन सी पॉलिसी है, पहले कौन सी पॉलिसी थी, किस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में एजुकेशन का सिस्टम है, वो सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में एक अच्छा सा ऐसे आप लोग इसको लेकर यहां पर लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह कि एक ऑर्गेनाइज्ड वेल फ्रेम निबंध आप लोग यहां पर आना चाहिए। इसके चलते जो स्टार्ट करिए अपना ऐसे वो इंट्रोड्यूस करना है इस पॉलिसी के साथ में कि ये पॉलिसी क्या है और क्यों यहां पर ये पॉलिसी लेकर आई गई है और किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये चेंज कर सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। हमारी कंट्री में जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा आप लोग कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल के साथ में भी कि वर्ल्ड लेवल पर क्या आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में उसमें क्या चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। तो एजुकेशन स्कूल लेवल पर कैसी है, जैसे आप लोगों को पता है इसमें अभी कई सारा जो 10+2 सिस्टम है उसको यहां पर चेंज किया जा रहा है 5+3+3+4 में। तो वो भी आप लोग यहां पर देखते हैं किस तरीके से चीजें चेंज की जा रही है, कैसे यहां पर सिस्टम हमारी कंट्री में लाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और भी ऐसा है कि अगर आप लोग आज की डेट में चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने बीटेक कर लिया, आप लोग का मन नहीं लगा बीटेक करने में, तो 1 साल करने के बाद में आप लोग का छोड़ने का मन किया तो छोड़ सकते हैं, यहां से भी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसका क्या फायदा देखने को मिल सकता है, तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें जानने को मिलेगी। संविधान का भी थोड़ा एंगल आप लोग ऐड कर सकते हैं। हमारे संविधान में कौन सी लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है, तो एजुकेशन को कहां पर रखा गया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में, ये चेक कीजिएगा, या फिर सेंट्रल लिस्ट में, तो वो भी पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक शानदार एक आप लोग यहां पर निबंध लिखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, वो अगर वो डिस्कशन आप लोग देख लेंगे तो उसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा आप लोगों को, कि आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी। वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उसका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर इसी के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है यहां पर विस्ट्रॉन। आखिर ये क्या है? ये आईफोन बनाने वाली कंपनी है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना यार, नाम तो इसका कभी नहीं सुना, हम तो एप्पल ही सुनते हैं, एप्पल आईफोन बनाता है। एप्पल जो है बेसिकली काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि R&D का काम करता है एप्पल। और फिर जब यहां पर फोन बनाने की बात आती है तो यहां पर जैसे विस्टर्न हो गया, ये इसके पार्टनर है, और ऐसे कईयों 10 से भी ज्यादा पार्टनर, शायद 8 या 10 से भी ज्यादा पार्टनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आज के डेट में आईफोन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि एप्पल ने ये सोचा कि क्यों फालतू में मुझे गधा मजदूरी करनी है, मैं ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता हूं और बाकी का जो असेंबलिंग करने का काम है, ये सारे काम है, ये आउटसोर्स कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि मेन चीज पर फोकस हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर एप्पल के द्वारा बहुत सारी ऐसे पार्टनर हैं जो कि इनके लिए इनको आईफोन बनाकर देते हैं। आप लोग इसको समझ सकते हैं बिल्कुल ऐसे कि आज की डेट में अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने लगूं बस ओनली, और मैं बोलूं कि यार पीडी जो पीपीटी है वो किसी और से बनवा लेता हूं, तो इससे दोनों का फायदा हो जाएगा। मतलब मेरे पास टाइम बच जाएगा, मैं दूसरा काम कर पाऊंगा, और सामने वाले को भी एक तरीके से जिसको रिक्वायरमेंट है कि हाँ थोड़ा खर्चा उसका निकल जाए तो उसको हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर इनका पूरा फोकस एक जगह रह जाएगा और बाकी का जो पूरा वैसा जो काम है जो असेंबल करने का वो ये कंपनी करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो कंपनी ऐसा नहीं कि एप्पल के लिए ही काम करती हैं, ये दूसरों के लिए भी असेंबलिंग का काम करती हैं। अगर आप लोग किसी चिप के ऊपर कोई काम करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनको दोगे तो ये उसको भी यहां पर मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। तो यहां पर इनका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने का काम होता है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमारी कंट्री में कर्नाटक के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी आईफोन की। अब यहां पर दुनिया भर के लोग काम कर रहे थे। अब जो लोग यहां पर काम कर रहे थे तो वो प्रॉपर वे में काफी ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, क्योंकि अभी आईफोन 12 लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जहां पर आज के दिन में आईफोन अवेलेबल नहीं हो पाता और आते ही तुरंत जो है वहां से वो गायब हो जाता है, यानी कि इतने लार्ज स्केल पर लोगों ने फोन खरीदे। तो इसके चलते बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर जो यहां पर काम करते हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, प्रॉब्लम ये देखने को मिली 12 दिसंबर को जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे यहां पर जो वेस्टर्न आईफोन कंपनी के अंदर जो कर्नाटक के अंदर है, कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो लगभग ये 80 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। तो इसका
अभी यहां पर पहले तो बोला गया था 400 करोड़ का नुकसान हो गया है जो वर्कर्स के द्वारा यहां पर तोड़फोड़ की गई है, पर फिलहाल अभी निकल कर आया कि 400 करोड़ का नहीं हुआ है, यहां पर ये लगभग 50 करोड़ का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। इसमें लगभग 2000 के करीब परमानेंट वर्कर और 7000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे थे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, सारा गेम यहां से देखने को मिला। गेम क्या देखने को मिला, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आईफोन एक कंपनी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है और नए नए फोन निकाल कर लेकर आती है। अब की बार 3 कैमरे होने, अब की बार 4 कैमरे होने, ये यहां पर पूरा काम आईफोन कंपनी करती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये यहां पर जो आईफोन लेकर आते हैं ये एप्पल वाली कंपनी ये सारा काम करती है। अब एप्पल वाली कंपनी ने सारा काम करने के बाद में वेस्टर्न कंपनी को बोल दिया कि यार आईफोन तैयार करके तुम हम लोग को दो। तो इन्होंने इनको बोला आईफोन तैयार करके दो। इन्होंने बोला ठीक है भैया बिल्कुल तैयार करेंगे। अब हमारी कंट्री में एक प्लांट लगाया गया, ये कर्नाटक के अंदर कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस प्लांट में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यहां पर लाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के जो इनके एक तरीके से वो नहीं कहते कि बिचौलिया जो होते हैं वो यहां पर इनको लेकर आते हैं। मान लीजिए आज की डेट में यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो उसको लेकर आएगा। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी अगर कंपनी से यहां से निकलकर अगर यहां से 35,000 या फिर 20,000 या फिर 25,000 आ रही है तो बाकी क्या करेगा 5,000 या फिर 10,000 ये कॉन्ट्रैक्ट जो बीच में दिलाने वाला है ये खा जाएगा और इनको ओनली 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 रुपए देकर इनको ओवर टाइम करवाया जाएगा। इनकी बिल्कुल एक तरीके से लाइफ जो है वो नहीं था कि एकदम दुर्गति हो जाएगी इनकी, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह कि यहां से 25,000 निकल कर आ रहे हैं, 10,000 ये पेल जा रहे हैं, 15,000 इनको मिल रहे हैं ओनली। ये इनको पता भी नहीं है इसके बारे में। और यहां पर इनके बारे तो बात छोड़िए, यहां पर एप्पल को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है। तो इसके चलते अगर कोई ऐसी घटना नीचे घट रही है तो ये प्रॉपर वे में ऊपर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर बात करें लेबर को सप्रेस किया जाता है, इसीलिए आप लोगों को पता है कि अगर नॉर्मली बात करें एप्पल बनाने वाली जो कंपनी है, एप्पल के आईफोन जो बनाने वाली कंपनी है, ये यूरोप से बाहर निकलकर यूएसए से बाहर निकलकर चाइना में जाकर क्यों घुसी, इसलिए क्योंकि वहां पर चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, तो चाइना के वहां पर जाकर इनको काम करना आसान लगा। इसी के साथ में अगर आज के दिन में आप लोग बात करते हैं अपनी कंट्री में क्यों आ रही है, अपनी कंट्री में भी सेम फंडा है, हमारी कंट्री में भी चीप लेबर है। और देखिए आप लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो लेबर कॉस्ट आप लोग काटिए। यह माना जाता है कि लगभग 2 से 3% ओनली कॉस्ट लगती है यहां पर एप्पल का फोन बनाने में। बाकी सारी ब्रांडिंग है जो इतना हाई फाई प्राइस में यहां पर यह बेचा जाता है, यानी कि जितने का फोन बेचा जा रहा है आज के मार्केट में उसकी 2 से 3% यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर चल रही है, कि लेबर को क्या दिया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही कंडीशन है, अभी यहां पर यही देखने को मिला कि इनके द्वारा वॉयलेंस किया गया यहां पर, क्योंकि यहां पर ना तो कोई लेबर यूनियन है, इनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही उठानी पड़ी बेचारों को। कईयों की तो पेमेंट नहीं दी जा रही थी, कुछ को दी जा रही थी तो उनको आधी पेमेंट दी जा रही थी, और इसी के साथ में जिनको मिल भी रही थी उनको डिले कर पेमेंट मिल रही थी। यानी कि ऑलरेडी कोविड-19 के चलते प्रॉब्लम लोग झेल रहे हैं और यहां पर रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। और बाकी जो लेबर लॉज हैं उनको भी ताक पर लगा रखा था। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे लेबर लॉज हैं, उनको कन्वर्ट करके 4 लेबर लॉज में अभी ये लाया गया है। इसके चलते बहुत सारी कंपनी को पावर मिल गई है ताकि वो खुल्लम खुल्ला जो लेबर है उसका खून चूस सके। तो इसके चलते ये भी कंडीशन देखने को मिल रही है। और जिस भी राज्य के अंदर ये कंपनी स्टैब्लिश की जाती है ना, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी ज्यादा फोकस इसके ऊपर देती नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को लगता है कि यार मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही है एरिया में, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनकी तो वाहवाही होती है। तो इस तरीके से वो इसको कभी भी एक तरीके से नहीं देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं अगर लेबर के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार होता भी है तो इसके चलते जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बीच में वो अपने तरीके से काम करते हैं। और जो यहां पर वुमेन को भी यहां पर जॉब दी जाती है और शिफ्टिंग में काम करना पड़ता है, इवन नाइट शिफ्ट भी अगर वो कर रही है तो प्रॉपर सेफ्टी उनकी नहीं है, तो उनको दिक्कत भी झेलनी यहां पर पड़ सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो निकल कर आई, इस सारी प्रक्रिया ने उन्हें कहता है कि एक टाइम आता है जब इंसान फट जाता है कि अब नहीं झेल पाऊंगा यार, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिली। तो जो भी सारे वर्कर थे उन्होंने उठाकर तोड़फोड़ कर दी यहां पर कि चल क्या रहा है, ये जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तो उस तरीके से सिचुएशन यहां पर निकल कर आई और तो पूरी फैक्ट्री को यहां पर तोड़फोड़ कर साइड में कर दिया। तो अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चलती है वो चलती है चाइना के अंदर। तो जैसे ही हमारी कंट्री में से न्यूज निकल कर आई, चाइना में जो भी लोग यहां पर आज के डेट में जो इनके स्टेट मीडिया स्पॉन्सर जो मीडिया है उन्होंने तुरंत बात करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया के अंदर माहौल अच्छा नहीं है। ये देखो अगर हमारी कंट्री में आप लोग काम करते हो तो हम कितना अच्छा माहौल प्रोवाइड कराते हैं, और इंडिया के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हो, जो बोल रहे थे ना कोविड-19 के चलते चाइना को छोड़कर कहीं और भी जाना चाहिए हम लोग को, ये उनके लिए उदाहरण है कि कहीं और जाओगे तो आप लोग ऐसा माहौल नहीं मिलने वाला है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत यहां पर
एक तरीके से इस पे संज्ञान लेने की बात की है, चल क्या रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए तुरंत यहां पर बातें की गई है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये आज की डेट में जो ये अभी इंसिडेंट देखने को मिला, ऑल ओवर वर्ल्ड की मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया, जिससे ये देखने को मिलता है कि इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है वो बढ़ रही है। तो लग रहा था कि यहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, अच्छा माहौल बना सकते हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में सिक्योर है? क्या आगे से कोई एप्पल या फिर बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करेगी जब यहां पर ऐसी एक्टिविटी, ऐसी हरकतें देखने को मिल जाती है? तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहा है हमारी कंट्री में, किस तरीके से जो बाहर से कोई कंपनी आती है उसको कैसा माहौल प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। घुमा फिराकर एक बात काफी इंपॉर्टेंट है कि लेबर लॉज हमारी कंट्री में जो काफी डाइल्यूट कर दिए गए हैं फिलहाल अभी, तो उसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाइल्यूट लेबर लॉज यहां पर किए गए हैं, आने वाले टाइम में देखने को यह मिलेगा कि हमारी कंट्री में आज के में कोई बाहर की कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आ भी रही है तो सबसे बड़ी बात यहां पर होगी, क्या हमारी कंट्री में जो लेबर काम कर रही है उस कंपनी में वो खुश है? अगर काम करने वाले खुशी नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। आई होप कि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, यही बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए निबंध ना आप लोग 2 दिन में लिख लिया कीजिए अगर आप लोगों को टाइम, जिस तरीके से आप लोगों को टाइम चाहिए, पर लेकिन निबंध आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखें ताकि एग्जाम में आप लोगों को उसका फायदा देखने को मिल सके। ये जो आर्टिकल है ये ब्रेक्जिट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक्जिट का मतलब क्या है? ब्रेक्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। तो 2 शब्दों से बना हुआ है, ब्रिटेन एग्जिट, तो ब्रेक्जिट इसको बोलते हैं। तो जब ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम का मतलब है कि जनता से पूछ लो कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों से पूछा था ना कि आप लोगों को जो नैनो की वीडियो किस टाइम चाहिए, तो आप लोगों के द्वारा बोला गया कि सर 4 बजे इसको लेकर आओ, हम लोग मॉर्निंग में उठ जाएंगे। वो अलग बात है कि उठ नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोग एक तरीके से जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बच्चे रेगुलर जितने उठ रहे हैं वो तो उठ रहे हैं, पर लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ज्यादा उठना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों को क्या लगता है इसको 5 बजे कर दो इस वीडियो को, अगर आप लोगों से 4 बजे नहीं उठा जा रहा है? 5 बजे उठिए, चलिए 5 बजे कर देते हैं वीडियो को, अगर आप लोगों को लगता है 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं। पर लेकिन उठना जरूर स्टार्ट कीजिए यार, नया साल आ रहा है तो अपना एक अच्छे से एग्जाम को क्रैक कीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वोट डाली गई थी, वो रेफरेंडम जो हुआ था वो 4 बजे वाले टाइम को हुआ था कि 4 बजे लेकर आ जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर अगर बात करें जब रेफरेंडम किया गया ब्रेक्जिट के बारे में, तो ब्रेक्जिट का मतलब यहां पर था कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। आज के डेट में यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर हैं, जैसे ही ब्रिटेन बाहर निकल जाता है तो 27 मेंबर यहां पर बच जाएंगे। तो ये 27 मेंबर आज की डेट में ऐसे मेंबर हैं कि ये जहां पर रहते हैं कोई ज्यादा बाउंड्री नहीं है। अगर आप लोग एंट्री कर जाते हैं एक कंट्री में तो आप लोग वहां पे आराम से घूम सकते हैं, जैसे एक देश के अंदर आप लोग घूम रहे हैं, आपस में व्यापार कर सकते हैं। ये एक तरीके से बाउंड्री लेस एक यूनियन इनके द्वारा बनाई गई है, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो करेंसी है वो यूरो यूज की जाती है कंट्री के द्वारा। खुद की डिफेंस और सिक्योरिटी इनकी देखने को मिलती है। फॉरेन जो रिलेशन है वो पूरे यूरोपियन यूनियन के एक जैसे देखने को मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक परिवार की तरीके से काम कर रहे हैं। पर लेकिन परिवार में से अगर एक सदस्य बोलता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे तो आप लोग न्यारा कर दो, यानी कि मैं अलग होना चाहता हूं आप लोगों से, तो इस तरीके से तो बोलिए कि परिवार से एक सदस्य अलग हो रहा है। अब सदस्य अलग हो रहा है तो इसको बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। पहले परिवार के अंडर सर्विलेंस ही रहता था, अब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। पर लेकिन बहुत सारे फायदे भी होते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहने के, वो सारे फायदे इसको नहीं मिल पाएंगे। आज के में अगर इसको एंट्री करनी है इसके यूरोपियन यूनियन के अंदर तो पूछ कर आना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि घर में किसी भी कोने में जाकर घुस जाता था, पर आज के में अगर घर में आएगा तो पूछेगा उस कमरे में जा सकता हूं क्या मैं, इसे ऐसे एंट्री नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कल को कोई दिक्कत आ रही है वो दया करके अगर घर वाले साथ दे दे तो अलग बात है, वरना कोई एक तरीके से बनता नहीं है हक की हां साथ मांगने का, क्योंकि अलग हो गया तो आप अलग ही एंजॉय करो लाइफ को। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर बात करें यहां पर 52% लोगों के द्वारा बोला गया कि ब्रेक्जिट चाहिए और 48% लोगों के द्वारा बोला गया कि ब्रेक्जिट नहीं चाहिए। अब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, अगर इधर 2% इधर पहुंच जाते तो 50-50 हो जाता। तो इसका मतलब यह है कि जिनके द्वारा बोला गया ब्रेक्जिट को इंप्लीमेंट करना है वो एक डिवाइडेड सोसाइटी है आज की डेट में। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अभी जो बाइडेन के बीच में जब इलेक्शन हुआ कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारे फॉलोवर आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर आप लोग देखिए उन्होंने अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सैल्यूट करने वाली बात है। एक बंदे ने जो एक तरीके से वो नहीं कहते कमिटमेंट किया, उनको फॉलो कर इंप्लीमेंट कर चला। अपनी कंट्री में देख लो पॉलिटिशियन कितने कमिटमेंट करके पूरे करते हैं, उन्होंने सारे मैक्सिमम जितने उनके हाथ में थे वो सारे कमिटमेंट उनके द्वारा पूरे करने की कोशिश की गई। तो इसके चलते बहुत सारे उनके फॉलोवर भी हैं। तो आज की डेट में भी यूएसए की सोसाइटी एक ह्यूज स्केल पर डिवाइडेड है, जो चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत कर आए। ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया, अब यहां पर 48% लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहना है, पर लेकिन इनको जबरदस्ती यहां से इससे दूर होना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन से। तो इसलिए सोसाइटी काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड हो चुकी है। तो अभी जो ब्रेक्जिट है, यहां पर ब्रेक्जिट अगर होती है नो डील, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर नो डील के साथ में बाहर निकलते हैं तो ये काफी डिजास्टर फेज देखने को मिलेगा इनको, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर इनकी इकोनॉमी के ऊपर या फिर इनकी सोसाइटी के ऊपर ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा।
टैरिफ फ्री ट्रेड ये अकॉर्ड अभी साइन किया गया गुड्स के फील्ड में यहां पर यूके का यूनियन के साथ में। ओनली यहां पर डे बिफोर पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन जो एक्सपायर हो रहा था उसके एक दिन पहले ही ये साइन किया गया। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ सही यहां पर लग सकता है, पर लेकिन रियलिटी में वो चीजें नहीं देखने को मिलेगी जो एक्सपेक्ट यहां पर की जा रही थी, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, पर रियलिटी में कंप्लीट फायदा आप लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप को छोड़कर इस तरीके से बाहर निकलना, ये वो भी बिना किसी इस तरीके के पर्टिकुलर रीजन के, तो ये सही नहीं है। अगर रीजन हो तो समझ में आता है, तो यहां पर इनके द्वारा कोई बेस्ट रीजन देखने को नहीं मिला। बस हाँ, बाहर निकलना है, कुछ लोगों के द्वारा वोट डाली गई, कुछ लोगों के पॉलिटिशियन के द्वारा उकसाया गया, तो यहां पर ब्रेक्जिट हो रहा है। तो एक तरीके का नैरो डिसीजन है यहां पर, इतना लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक को छोड़ना। दुनिया सोच रही है कि ट्रेडिंग ब्लॉक में जाते हैं यार, कोई सोचता है आसियान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई सोचता है यहां पर एक तरीके से जो अभी आप लोगों ने देखा ना कि हमारी कंट्री भी यहां पर आसियान के साथ मिलकर वो 6 कंट्री जिसमें चाइना, इसी के साथ में यहां पर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे मिलकर यहां पर काम कर रहे थे। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया आज के दिन में हमारी कंट्री से बाहर निकली, क्योंकि हमारी कंट्री को अलग मुद्दा देखने को मिला था। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ये इस तरीके से बने बनाए संगठन को छोड़ के निकल रहे हैं, तो कितना सही है? तो 4% के करीब जीडीपी लॉस देखने को मिल रहा है पिछले 15 सालों के साथ में अगर कंपेयर करते हैं। और अभी जब बाहर निकल जाता है तो बोल रहे हैं कि लगभग 6% यहां पर एस्टिमेशन जो है यहां पर इनको ये नुकसान देखने को मिलेगा। तो यूके जो है आज की डेट में अगर इस तरीके से यहां पर देखें तो 75% जो फूड प्रोडक्ट जो यहां पर इंपोर्ट किए जाते थे वो यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें 0 ड्यूटी फ्री ट्रेड यहां पर ये करते थे। तो आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर और जो कंपनी है, दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, जो राइट था ना, राइट टू फ्री मूवमेंट और वर्क, कहीं पर भी जाकर यूके से है तो फ्रांस में जाकर, फ्रांस से हैं तो जर्मनी में जाकर आसानी से काम कर पाते थे, वो सारी चीजें इतना फ्रीक्वेंटली अब देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पर इनके ऊपर प्रतिबंध रहेंगे यूके वालों के ऊपर। उनको घर से निकलना है, अगर किसी कंट्री के अंदर जाना है तो प्रॉपर वे में उनको यहां पर अपना वीजा वगैरह लगाना पड़ेगा। पहले कोई वीजा सीजा के चक्कर में नहीं पड़ते थे, निकल लिया अपना उठा के, अपना बाइक उठा के निकल लिया, पता चला बाउंड्री क्रॉस हो गई कि जाना था फ्रांस में, पहुंच गए जर्मनी में, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन थी, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को प्रॉपर परमिशन की यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लंदन जो है, देखिए यहां पर अगर यूके के बारे में बात करें तो ये भी अलग अलग एरिया से मिलकर बना होता है। तो यहां पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आयरलैंड हो गया। ठीक है, तो आयरलैंड में जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और जो सदर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के साथ में, तो वो चाह रहा है कि वो एक तरीके से यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे, पर लेकिन यूके के साथ में, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। यानी कि जैसे मैंने बोला ना, अभी 48% लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहे, तो कैसे बैलेंस बनेगा? लंदन जो है वो एक तरीके से सोवरन अपने आप को रखना चाह रहा है आफ्टर ब्रेक्जिट। अब देखने वाली बात यह कि ये सोवरेनिटी इसको कहां तक फायदा पहुंचाती है। जिस तरीके से बॉर्डर पर चेक देखने को मिलेगा आज के दिन में, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें इनकी रुकती हुई नजर आएगी। सोसाइटी काफी ज्यादा पोलराइज होती हुई नजर आएगी, डिवाइडेड सोसाइटी देखने को मिलेगी ब्रेक्जिट के बाद में। तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा जो विक्ट्री क्लेम की गई है, तो काफी लार्ज स्केल पर ये जीत कर आए, पर लेकिन जीतने के साथ साथ में जो 47 ईयर की इनकी यूरोपियन यूनियन के साथ में पार्टनरशिप थी, वो इन्होंने ताक पर लगा दी अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वरना बिना ब्रेक्जिट के ये एक तरीके से पैदा ही ब्रेक्जिट से हुआ है ये लीडर, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारी कंट्री में अभी चीफ गेस्ट के तौर पर भी यहां पर यही पर्सनैलिटी आने वाले हैं 26 जनवरी को, ताकि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद में यूके के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हो सके। ये बेसिकली फोकस यहां पर रहने वाला है। तो कंजर्वेटिव जो पार्टी है, जो मैसिव पार्लियामेंट्री विक्ट्री के साथ में यहां पर जीत कर आई, तो इसके द्वारा यहां पर अभी ऑटोमेटिक अप्रूवल की बात की जा रही है कि अभी यहां पर जल्दी ही ये क्या होंगे कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएंगे। अब यहां पर यूरोपियन यूनियन से जो बाहर निकल जाएंगे, इसके चलते जो यहां पर 1 जनवरी को बोला जा रहा है कि यहां पर इनके जो पार्लियामेंट्री नोड है वो भी यहां पर मिल जाएगी, और फ्यू वीक के अंदर यहां पर यूरोपियन से भी, यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उनसे भी यहां पर परमिशन मिल जाएगी। तो ये इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से रहना स्टार्ट कर देंगे। अब देखने वाली बात यहां पर ये कि 27 जो कंट्री बच जाएंगे उनके साथ में अपने कैसे कोऑपरेशन ये कर पाते हैं, और इसी के साथ में इनकी जो नेशनल सॉवरेनिटी थी उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो गई है। पहले अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते थे, कोई भी सिटीजन कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, कुछ भी व्यापार कर सकता है, वो सारी चीजें अब देखने को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि यहां से अब ये बाहर निकल रहे हैं, ये कहां से, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहे हैं, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आयरलैंड है, यहां पर ये आयरलैंड का कुछ ये पोर्शन है जो यूके के साथ में। तो इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये है कि कई सारे किंगडम यानी कई सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो कैसे ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तो ये देखने वाला यहां पर मुद्दा होगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है, तो देखते हैं कैसे यहां पर ये चीजों को स्टेबल कर पाते हैं और कैसे आगे लेकर चल पाते हैं। तो ये है कंप्लीट मुद्दा, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा, पता होना चाहिए बेसिकली मुद्दा क्या है।
बात की जा रही है हमारे संविधान में आर्टिकल 356 यानी कि 356 के बारे में। तो 356 जो आर्टिकल है यहां पर, ये नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक राज्य के अंदर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो संविधान के हिसाब से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रॉपर काम नहीं कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच करते हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। पर लेकिन ये जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये गवर्नर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो यहां पर इसको देखती है कि लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, क्या रियलिटी में ब्रीच हुआ है, तो तब जाकर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सोचिए अगर जुडिशरी बोले कि यहां पर आकर मुझे इसको चेक करना है कि यहां प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो कैसा रहेगा? तो ये सही नहीं है, ये एक तरीके से जुडिशरी का इंटरफेयर हो जाएगा। तो यहां पर यही बात बोली गई कि एक्टिविस्ट की तरीके से काम कर रही है जुडिशरी, जो कि सही नहीं है। तो आखिर क्या बोला जा रहा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा रिसेंटली एक चिंताजनक ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनके द्वारा मिसयूज किया जा रहा है आर्टिकल का। उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है। एक्टिविज्म चलिए एक बार को सही है कि गलत हो रहा है उसको रोकिए यार। कुछ भी सोसाइटी में जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला था कि स्कूल वगैरह या फिर आसपास वाले एरिया में या फिर नेशनल हाईवे उसके आसपास वाले एरिया में लगभग 100 मीटर तक कोई भी शराब की दारू की दुकान देखने को नहीं मिलेगी, ये बातें बोली गई। तो वो एक अलग मुद्दा था यहां पर कि उसके बाद में क्या रिएक्शन देखने को मिला। पर लेकिन ये ऐसा एक्टिविज्म जो सोसाइटी के लिए सही है वो समझ में आता है। पर लेकिन एक तरीके से अगर यहां पर जो जुडिशरी है वो कंप्लीटली एक तरीके से ऐसे काम करने लगे कि एक्सेप्शन तरीके से बाहर निकल कर आए और वो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है उसके स्फीयर में जाकर काम करने स्टार्ट कर दे, तो ये ना तो जुडिशरी के लिए अच्छा है और ना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। अभी हुआ क्या ऐसा, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है उसने बोला कि आंध्र प्रदेश के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तो इसलिए यहां पर आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। क्या ये जुडिशरी का काम है? नहीं, ये जुडिशरी का काम नहीं है। ये यहां पर काम होना चाहिए गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का, तो जुडिशरी इसमें इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर जुडिशरी ऐसा काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा दी। ये सही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, पर क्या रियलिटी में ये चीजें होनी चाहिए ऐसी? तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए यहां पर देखा कि कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को यहां पर रोका, पर लेकिन इसको समझते हैं आखिर ये आर्टिकल हमारी कंट्री में है ही क्यों, ये आर्टिकल होना चाहिए हमारे संविधान में, तो इसके बारे में बात करते हैं। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे संसार में दो कंट्री को छोड़कर, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान, कहीं पर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऐसे आप लोग उठाकर फेंक दो। तो हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 356 यानी कि आर्टिकल 356 356 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पावर की जाती है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट हो उसको उठाकर बाहर फेंक दो, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान में क्यों है ये? इंडिया और पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि दोनों की हिस्ट्री एक जैसी है। आखिर क्या इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो हमारी कंट्री में जब यूनाइट कंट्री हुआ करती थी तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहां पर ये पावर देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं और हमारी कंट्री में एक तरीके से कंट्रोल रखने के लिए इसको यूज किया जाता था उनके द्वारा, इसलिए यहां पर ये सेक्शन लाया गया था। पर लेकिन हमारी कंट्री के जो लीडर थे, जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल करने वाले थे, उनके द्वारा इतना अपोज किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह सेक्शन जो है सस्पेंड करना पड़ा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद भी यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से छेड़खानी नहीं कर सकती थी, तो सेक्शन 93 जो है यहां पर ये सस्पेंड कर दिया गया, इसको कभी इफेक्ट में लाया ही नहीं गया। तो ये तो पावर हमारी कंट्री के फ्रीडम फाइटर का था कि उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिली। पर लेकिन इतना कुछ होते हुए भी ये हमारी कंट्री में संविधान में कैसे इंक्लूड कर लिया गया, तो ये सोचने वाली बात है। जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया तो बोला था डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और स्टेबिलिटी को मेंटेन रख के चलना है। तो उस टाइम पर यहां पर हमारी कंट्री के जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा गलती हो गई। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी ना कि मां आपसे गलती हो गई, आपने एक लड़की के मन की बात जाने बिना उसका विवाह कैसे दूसरे से उसका विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो सीन था, तो वही वाला सीन यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि भीमराव अंबेडकर जी से भी यहां पर गलती हो गई। भीमराव अंबेडकर जी को अगर देखिएगा आप लोग, उनके द्वारा यह बोला गया था कि आर्टिकल 356 जो है वो रेयरली कभी यूज किया जाएगा हमारी कंट्री में, पर लेकिन रेयर शब्द उठ गया और ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है। यहां पर जानेंगे उसके बारे में भी। तो यहां पर 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात की जा रही थी कि गवर्नर की इमरजेंसी पावर कैसी होनी चाहिए, तो गवर्नर को उस टाइम पर ऐसे देखा जा रहा था कि गवर्नर को नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड एक तरीके से मेंबर यहां पर होना चाहिए। तो सेंटर का कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। नॉमिनेशन की बात यहां पर नहीं की गई थी, उस टाइम पर इलेक्टेड की गवर्नर की बात की गई थी, गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। तो ये बातें निकल कर आई। पर लेकिन गवर्नर नॉमिनेट किया गया तो गवर्नर सेंटर का एजेंट बन गया। तो मैक्सिमम ऐसा देखने को मिला जहां जहां पर भी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है और स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी है, तो वो वहां पर सेंटर का एजेंट की तरीके से काम करने लगा
गवर्नर, और बिना किसी रीजन की वजह से बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को टर्मिनेट किया गया। ऐसा पास्ट में आप लोग अब तक देख सकते हैं। तो गवर्नर जो है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने लगा, तो ये सही नहीं था। तो कई सारे डिकेड में अगर देखिए तो ये बिल्कुल गलत साबित हो गया कि गवर्नर की पावर कैसी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। तो जैसा संविधान निर्माताओं ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करूं यहां पर अगस्त 1997 के बारे में, तो यहां पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिली कि यहां पर जब यहां पर बात की जाए जस्टिस, जो चीफ जस्टिस थे यहां पर हाईकोर्ट के बीएम लाल, और इसी के साथ में जस्टिस एसके सिंह, इनके द्वारा यहां पर डिसअप्रूव कर दिया गया राबड़ी देवी की जो गवर्नमेंट थी। ऑब्जर्व किया गया जब गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट यहां पर लाई गई, तो कंक्लूसिव ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहां पर ऐसा देखने को मिला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, पहले भी यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल चुका है। आर्टिकल 356 का इस तरीके से यूज किया गया है। तो यहां पर कहने की बात यह है बेसिकली कि इस तरीके से अगर इसका यूज किया जा रहा है, तो यहां पर बोला गया था गवर्नर, जो बोला गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कि ये डेड लेटर रहने वाला है, यानी कि ऐसा होगा कि ये पड़ा रहेगा बस संविधान में। पर लेकिन अब तक अगर आप लोग देखें 125 से ज्यादा बार इसको यूज किया जा चुका है, जिसको डेड लेटर बोला गया था हमारी कंट्री में। तो कितना फ्रीक्वेंटली इसको यूज किया गया है, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का जो कंसिडरेशन था कि इसको यूज नहीं किया जाएगा, तो वो गलत साबित हो गए यहां पर अपना जो उनका एक्सपीरियंस था। क्योंकि यहां पर इसका जो यूज किया जा रहा है, उन्होंने सोचा था कि शांति में रहेंगे, कौन यूज करेगा, इसका एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी स्टेट की, पर लेकिन पॉलिटिकल फायदे वाला एंगल वो यहां पर काउंट करना भूल गए कि क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए भी इस तरह की हरकतें की जा सकती है। तो वही हरकतें अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है कंटिन्यूअसली। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि कैसी कंडीशन निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो 1951 में यहां पर आर्टिकल 356 का यूज कर लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही पंजाब गवर्नमेंट को लेकर। आर्टिकल 356 का 27 बार यूज किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, आप लोग देखते हैं अपने पॉलिटिकल गेन को फायदा उठाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा किया, ये ऐसा नहीं कि पहले इसको यूज नहीं किया गया, तो पहले भी इसको कई बार यूज किया जा चुका है। तो इस तरीके से अगर आज के में हम लोग बात करते हैं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो उनका व्यू है जुडिशरी को लेकर जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, तो उसको भी अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की ऐसी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और जो यहां पर आर्टिकल 356 में एक अदरवाइज वर्ड है, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो अदरवाइज शब्द को हटा देना चाहिए। और प्रॉपरली अगर यहां पर एक फोकस रहता है, प्रोविजन अगर देखा जाए कि यहां पर एक तरीके से ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से आप लोग हटा सकते हैं, तो ये फंडा यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो फिर सेंटर के साथ में भी होना चाहिए कि सेंटर को लिए भी अगर सेंटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को फॉलो नहीं करे, तो वहां से भी उसको हटाकर फेंका जाए। सेंटर के लिए क्यों नहीं होता है? तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को एक सबऑर्डिनेट बॉडी बनाकर रखना ये सही नहीं है। वो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है और उसका भी इतना ही हक है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर चुनकर आती है। तो ये गलत मिसयूज किया जा रहा है। और जब यहां पर ब्रिटेन के द्वारा इसको हटा दिया गया था, तो आखिर हमारी कंट्री में अब तक क्यों फॉलो किया जा रहा है? तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। पॉलिटी के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी ये सारी चीजें, रिवीजन भी कर लीजिएगा। गवर्नर की पावर और आर्टिकल 356 के ऊपर अलग से लेक्चर भी बना रखा है। ठीक है, आइए बात करते हैं डीटीएच के बारे में। डायरेक्ट टू होम सर्विस, दुनिया भर की सर्विस आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। टाटा स्काई, इसी के साथ में बिग टीवी, वीडियोकॉन, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं आज के डेट में, एयरटेल, दुनियादारी। तो ये आज की डेट में हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया डायरेक्ट टू होम सर्विस के लिए कि 100% एफडीआई एक तो इसमें, और दूसरा यहां पर पहले 10 साल के लिए यहां पर इसको लाइसेंस दिया जाता था, अब 20 साल के लिए दिया जा रहा है। और इसी के साथ में 8% से बढ़ा 10% से घटाकर 8% यहां पर एडजस्ट ग्रोस जो रेवेन्यू है वो इसकी फी के तौर पर ली जा रही है, यानी कि फीस भी यहां पर कम कर दी गई है आज के में इसके लाइसेंसिंग के लिए। तो ये प्रपोजल जो है ये लगभग 6 साल से पहले यहां पर ट्राई के द्वारा रिकमेंड दिया गया था, 6 साल पहले, और तब से पेंडिंग पड़ा हुआ था। चलिए अब एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। पर लेकिन ये यहां पर डायरेक्ट होम सर्विस कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो मैक्सिमम लोग आज के डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर टीवी देखना पसंद करते हैं। टीवी देखे पता नहीं कितने दिन तो मुझे ही हो गए हैं, पता नहीं, याद नहीं अब कब टीवी मैंने देखा था। 24 घंटे जो भी चलता है वो चलता है यूट्यूब वगैरह। ठीक है, हालांकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी मैं यूज नहीं करता हूं। ये यहां पर मैक्सिमम जो चीजें देखता हूं यूट्यूब वगैरह पर ही देखता हूं, जो भी चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आज के डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसी के साथ में जिसको ओवर द टॉप आप लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओवर द टॉप। ठीक है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी यहां पर, जैसे प्राइम वीडियो हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जिन पे आप लोग दुनिया भर की सीरीज देखते हैं। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये आज के डेट में इनका कॉम्पिटिशन यहां पर खत्म कर रहे हैं। तो आप लोग अगर आज के डेट में देखिए, अगर आप लोग अपना टाइम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना टाइम आप लोग बिताते हैं, तो ये देखिएगा आप लोग कहां पर कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं और कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोशिश कीजिए इसको लिमिट करने का अगर आप लोग रियलिटी में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहां पर तो बेसिकली ये बताई गई है कि इंटरटेनमेंट का एक कंपटीशन नया सामने निकल कर आया है डायरेक्ट टू होम सर्विस के लिए, जो कि पहले नहीं था। पहले आराम से अपना एंजॉय किया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में
जो एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें काफी एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। डीटीएच के हो गए, इंटरनेट सर्वर और ओटीटी के, तो ये एक तरीके से कंपटीशन निकल कर आ रहा है। तो डीटीएच के जो प्लेयर हैं यहां पर आज की डेट में, उनके बारे में बात करें तो फीस यहां पर उनकी कम हुई है, पर लेकिन दूसरी साइड में देखें एक क्रॉस मीडिया ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन यहां पर देखने को मिलती है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी हटानी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, क्रॉस मीडिया जो ओनरशिप है यहां पर, इसका मतलब ये होता है कि सिंगल कॉर्पोरेट एंट्री जो है यहां पर, वो मल्टीपल टाइप जो मीडिया है उसमें अगर कॉर्पोरेट में घुसना चाहती है तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। जैसे कोई मीडिया कंपनी है उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो खुद का एक टीवी चैनल स्टैब्लिश करे, खुद का एक न्यूज़पेपर कोई स्टैब्लिश करे, या फिर एक रेडियो स्टेशन विद इन द सेम मार्केट। यानी कि ऐसा नहीं है कि मोनोपोली क्रिएट की जाए, उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाती है, जिसके चलते जो मीडिया के जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अपने आप को ठगा हुआ सा फील करते हैं। तो इसको हटाने की बात कई बार की जाती है। डीटीएच जो ऑपरेटर है आज के डेट में, वो ट्राइको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया है, उसको बार बार ये बोलते हैं कि न्यू टैरिफ जो न्यू टैरिफ ऑर्डर है, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो टैरिफ की फीस है वो प्री डिफाइंड रहेगी ऑलरेडी। तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि ये तो बस चैनल प्रोवाइड कराने वाले हो गए, ये फीस डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या फीस होनी चाहिए चैनल की, यानी कि प्राइसिंग पावर इनसे छीन ली गई है। तो इनको ये लग रहा है कि यार हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो इसके चलते इनके द्वारा कोर्ट को भी अप्रोच किया गया कि जिस तरीके से आज के डेट में इनकी जो फी है एक तरीके से जो पे कर रहे हैं डीटीएच वगैरह, इसके चलते एक साइड में पूरा एक तरीके से ऐसे चैनल मिल रहे हैं जहां पर गुच्छे में कई सारे चैनल के लिए आप लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से कंपटीशन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाए गए ताकि जो कस्टमर उनको फायदा उठा सके। तो इससे इनको ये लग रहा है कि हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। 20 मिलियन के करीब केबल और एस्टिमेट जो यहां पर अगर बात करें सैटेलाइट हाउस होल्ड है जो कि यूज कर रहे हैं इस तरीके से, तो उनके अधिकार के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये कंपनी बिल्कुल प्रॉब्लम फेस कर रही है। दूरदर्शन जैसे अगर आज के डेट में बात करिए, दूरदर्शन ऐसा है जैसे कोडेक कैमरा हुआ करता था ना, उसमें रील आया करती थी पहले, उसको धूप में निकालोगे तो उस पर फोटो नहीं छपेगा, फिर वही वाली कंडीशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि दूरदर्शन को भी अगर आप लोग लेकर लाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग और एंटरटेनमेंट साथ में आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना ये भी पीछे छूट चुका है आज के डेट में। तो आने वाले टाइम में वही यहां पर मार्केट में टिकेगा जिसके पास में टेक्नोलॉजी है और इसी के साथ में फेवरेबल प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास में होगा वही देखने को मिलेगा। तो इसके चलते कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया उन लोगों के लिए जो अब तक मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अब उनको काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आज के डेट में अगर मान लीजिए आप लोग YouTube पर अगर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई एक पर्सन आकर अगर प्रॉपर वे में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, फ्री एजुकेशन या फिर काफी कम प्राइस में एजुकेशन अच्छे लेवल पर देना स्टार्ट कर देता है, तो जो इंस्टीट्यूट है जो लाखों फीस चार्ज कर रहे थे उनकी हवा टाइट हो जाती है। उनको ये लगने लगता है कि यार ये तो गया हाथ से, ये तो यहाँ पर बच्चों को इतने सस्ते में पढ़ा रहा है, और गलती से वो पर्टिकुलर पर्सन चल जाए अच्छे लेवल पर अगर वो पहुंच जाए तो इनको ये लगने लगता है कि हमारी तो यार मार्केट ही बर्बाद हो जाएगी, हमारा कैसे काम चलेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा काम करता है मार्केट में जो कि लगता है कि बहुत कम पैसे पर पढ़ा रहा है या फिर फ्री में पढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, उसको या तो खरीदने की कोशिश की जाती है या फिर उस पर्सन को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। अलग अलग तरीके से बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो बेसिक क्या है? बेसिक इसलिए कि जनता तक वो चीजें पैसों में पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से उनकी मार्केट खराब हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो चिढ़ने लगते हैं अगर कोई ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन आप लोगों को हर एक एरिया में देखने को मिलेगी। तो वही सिचुएशन यहां पर भी है। अगर कोई सस्ता प्रोवाइड करा रहा है तो उनको चुल मचने लगती है कि यार इतना सस्ता कैसे लेकर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये तो एक तरीके से मार्केट को बर्बाद करेगा। मार्केट में अगर आज के में जाते हैं ना कि एक पर्टिकुलर बंदा है वो क्या कर रहा है, वो एप्पल बेच रहा है, दूसरा यहां पर एक तरीके से यहां पर इसके साइड में 2-3 और बैठे हुए हैं, ये इसको यहां पर 150 रुपए में दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये बंदा इसको यहां पर 100 रुपए में दे रहा है, खुद लेकर आता है 95 रुपए में, तो 5 रुपए का फायदा ओनली ले रहा है। तो इसको लगता है कि 5 रुपए काफी है, जनता को ठीक ठाक प्राइस में मिलना चाहिए, पर ये क्या कर रहे हैं 60-60 रुपए यहां पर पेल रहे हैं इनसे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए फायदा उठाइए, अपना खर्चा निकाल लीजिए, चलिए जो भी है, ये थोड़ी ना कि सामने वाले की जेब काट लीजिए, तो वो सही तरीका यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के फायदे के लिए, पर लेकिन इस तरीके से ये एक अलग माहौल क्रिएट भी यहां पर कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन है आप लोगों से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान से देखते हैं, अटेम्प्ट कीजिए इसको। एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बात की जाए, इसका नाम है सैकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है यहां पर, ये बोला जा रहा है कि जापान का आइलैंड है। दूसरा बोला है सैकलैंड आइलैंड जो है यहां पर ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया कीजिए एक बार, उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ा कीजिए, तभी आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। आप लोग गलत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहीं पर ही गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर ये कहां पर है, ये पर्टिकुलर आइलैंड ये हो गया यहां पर, ये रशियन आइलैंड है ना कि जापान का आइलैंड है। यहां पर सी ऑफ जापान हो गया, तो इसके नॉर्थ में आप लोग को ये आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये हो गया सी ऑफ ओकोस्टिक्स, तो
तो ये सी आप लोगों को देखने को मिला है। कुरिल आइलैंड ये यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि रसिया और यहां पर जापान के बीच में है। कुरिल आइलैंड कौन सी कंट्री का आइलैंड है, इसके बारे में जाकर देखेगा। यहां पर चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया बोल रहा हूं, साउथ कोरिया क्या क्या शब्द निकल जाते हैं कई बार मुंह से। बेरिंग सी हो गया, आर्टिक क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया पैसिफिक क्वेश्चन। मैप में जाकर जरूर निहारा कीजिए चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर बी, यानी कि रसिया का है, ना कि जापान का है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ में देखिए, फिलहाल जो है आप लोगों के सामने बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो प्रॉपर वे में रिवीजन को अपना एक पार्ट जरूर बना लीजिए, अच्छे से उसको लेकर चलिए। क्योंकि अभी जो है अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो पूरी जिंदगी आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जरा सी भी लापरवाही आप लोगों को इसमें नहीं बरतनी है, बिल्कुल अच्छी सी चीजों को रिवीजन करके चलिए। सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है, यहां से जाकर इनको आप लोग डाउनलोड कर लेना। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो कम से कम पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। नोट्स बना रखे हैं तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी लेक्चर जो भी आप लोग छूट जाते हैं तो उनको आप लोग रेगुलर देखना है। रेगुलर देखने से बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी ये जो आईफोन वाला बात की, ये पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। अब कुछ नए पॉइंट के साथ मैंने फिर से आप लोगों के सामने यहां पर ये रखी। कल को अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं तो वहां पर आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग रेगुलर इस तरीके से लेक्चर को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं तो एक सही तरीके से आप लोग एग्जाम क्लियर करके ले जाएंगे। बस अपने आप को डिसिप्लिन में आप लोगों को थोड़ा सा लेकर आना है, ठीक है। बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, वीर तालियान जाकर सर्च करिएगा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, अगर मेरे साथ कनेक्ट रहना है तो। बाकी देखिए, यही एक तरीका होता है, एजुकेशन को आप लोग दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है कि जितना आप लोग इसको बांटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। प्यार और एजुकेशन दो ऐसी चीजें हैं, बांटने से बढ़ता है। तो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। और हां, मैं कल देख रहा था कि सबसे ज्यादा शेयर कहां पर की जाती है वीडियो, तो व्हाट्सएप जो है एक ऐसा मीडियम बना हुआ है जिसमें वीडियो जो है वो डेली बहुत लार्ज स्केल पर शेयर की जाती है। तो ये आप लोग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों की साइड से ये फीडबैक रहेगा, आप लोग शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा, दूसरों तक भी चीजें पहुंचेगी। तो आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट जरूर किया कीजिए, ठीक है। जो आप लोगों के लेवल पर है, अगर किसी को लगता है कि इसको पहुंचाने से फायदा पहुंचेगा तो उस तक आप लोग जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तो बस यही थी एक छोटी सी बात। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर रहे होंगे, अपनी फैमिली अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।